हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर फोनोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसका ड्यूल नेचर, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं फोनोन का उत्सर्जन तथा अवशोषण, absorption and emission of phonons। जब फोनोन का उत्सर्जन तथा अवशोषण में पहला प्रोसेस है हमारा नॉर्मल प्रोसेस। जब एक्सरे फोटोन का क्रिस्टल द्वारा इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, एक्सरे फोटोन का क्रिस्टल द्वारा इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियमानुसार, जैसा हम कोलिजन में लेते थे, बिफोर कोलिजन बराबर आफ्टर कोलिजन, तो क्या होगा, एच क्रॉस के डैश इज इक्वल टू एच क्रॉस के प्लस एच क्रॉस जी, जहाँ पर के है आपका इंसिडेंट एक्स रे का प्रोपेगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक, के डैश है स्कैटर्ड एक्स रे का प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और जी है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, और एच क्रॉस आपका प्लैंक कांस्टेंट है। इस प्रोसेस में क्रिस्टल एच क्रॉस जी मोमेंटम से रिकॉइल होता है, और जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती है। क्या होता है इस प्रोसेस में, क्रिस्टल एच क्रॉस जी मोमेंटम से रिकॉइल हो जाता है, और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, मतलब के डैश बराबर के है। इस प्रोसेस को नॉर्मल प्रोसेस कहते हैं। In this process, the crystal as a whole recoils with a momentum h cross g, and the frequency of the incident photon remains unchanged, k dash barabar k. Such a process in which the frequency of the incident photon is same as that of the scattered photon is called normal process। इस प्रोसेस में फोनोन का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, ना तो फोनोन एमिट होता है और ना ही फोनोन एब्जॉर्ब होता है। सेकंड है हमारा उनक्लैप प्रोसेस। जब एक्सरेज फोटोन का क्रिस्टल द्वारा इन इलास्टिक फॉर्म में स्कैटरिंग होती है, नॉर्मल में इलास्टिक फॉर्म में थी, इसमें इनएलास्टिक, तो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, नॉर्मल में चेंज नहीं होती, इसमें चेंज हो जाती है, और एक नया फोटोन फोनान के एमिशन या एब्जॉर्प्शन के साथ उत्सर्जित होता है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि जब एक्सरे फोटोन का क्रिस्टल द्वारा इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, तो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, और एक नया फोटोन फोनॉन के एमिशन या एब्जॉर्प्शन के साथ एमिट होता है। In elastic scattering of photon by a crystal, the frequency of incident photon undergoes a change and a phonon is created। या तो एमिट होगा और या एब्जॉर्ब होगा, और यदि प्रोपेगेशन कांस्टेंट के वाला एक नया फोनोन क्रिस्टल द्वारा स्कैटरिंग के दौरान उत्पन्न होता है, जैसा कि फिगर फर्स्ट में। अब क्या हो रहा है कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट कैपिटल के वाला एक नया फोनोन क्रिस्टल द्वारा इनइलास्टिक स्कैटरिंग के दौरान
उत्पन्न होता है, यानी कि अब एमिट हो रहा है आपका। तो कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट फिगर क्या हो गया, एच क्रॉस के डैश एंड एच क्रॉस कैपिटल के, वो जो एमिट हुआ फोनोन कैपिटल के उसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है इज इक्वल टू एच क्रॉस के प्लस एच क्रॉस जी। एच क्रॉस के आपका इंसिडेंट फोटोन के लिए है और कैपिटल जी आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ये तो हो गया आपका एमिशन के लिए। अब सेकेंड फिगर देखिए, यदि प्रोपेगेशन कांस्टेंट वही अगेन कैपिटल के वाला एक नया फोनोन क्रिस्टल से स्कैटरिंग के दौरान एब्जॉर्ब होता है, अब क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से एच क्रॉस के डैश बराबर एच क्रॉस के प्लस एच क्रॉस कैपिटल के प्लस एच क्रॉस जी, यानी कि अब वो जो कैपिटल के वाला जो है जो फोनोन है वो आपका दूसरी साइड में आ गया। तो ऐसी स्कैटरिंग प्रोसेस जिसमें इंसिडेंट फोटो की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है उनक्लैप प्रोसेस कहलाते हैं, और नॉर्मल में चेंज नहीं होता और इसमें चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस में ब्रेग रिफ्लेक्शन तथा क्रिस्टल को दिए गए मोमेंटम के अतिरिक्त एक फोनोन का उत्सर्जन या अवशोषण हो जाता है। अब आप इसके एविडेंसेस देखिए, इसके एविडेंसेस क्या हैं आपके, कि एविडेंस का मतलब ये क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फोनोन की जो हम बात कर रहे हैं तो इसके क्या तथ्य हैं। तो इसका तथ्य ये है, पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है कि जो लैटिस कंट्रीब्यूशन है टू द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ऑलवेज अप्रोचेस ज़ीरो व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेस ज़ीरो, यानी कि ठोसों के ऊष्माधारिता में लैटिस का कंट्रीब्यूशन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो एविडेंस है इसका एक्सप्लेन अपन इस तरह से कर सकते हैं कि यदि सॉलिड में हम ये मान लें कि लैटिस वाइब्रेशन का क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल मान लें, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि फोनोन का अस्तित्व है। सेकेंड पॉइंट हमारा है इसका कि एक्सरेज एंड फोटोन आर स्कैटर्ड इन इलास्टिकली बाय क्रिस्टल्स। The change of energy and momentum in this process correspond to creation as absorption of one or more phonons। तो क्रिस्टल द्वारा एक्स किरण फोटोन के इन इलास्टिक स्कैटरिंग से जो इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम और एनर्जी एक या एक से अधिक फोनोन के एब्जॉर्प्शन या एमिशन से चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस चीज़ को बता रहा है कि फोनोन का एग्जिस्टेंस है, फोनोन का एग्जिस्टेंस है, उसका ये एविडेंस है। तो ये तो हमारे फोनोन की बात हुई, नॉर्मल प्रोसेस हो गया, क्लैप प्रोसेस हो गया, उसके एविडेंसेस हो गए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फोनोन। अब आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। अब स्पेसिफिक हीट तो आपने पढ़ रखी है पहले भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सभी जानते हैं। तो हमें ये पता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो कुछ हीट एनर्जी, कुछ ऊष्मा क्या करती है, कुछ पार्ट तो उसका सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है और शेष बची हुई एनर्जी जो होती है वो एक्सटर्नल वर्क करने में खर्च हो जाती है। मान लीजिए यदि किसी सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब हीट dQ है तो उस एब्जॉर्ब्ड हीट के कारण उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज है du और एक्सटर्नल वर्क है हमारा dW। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ बराबर du प्लस dW, और dW आपके पास क्या, एक्सटर्नल वर्क PdV, तो dQ बराबर du प्लस PdV। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यदि सिस्टम द्वारा हीट एब्जॉर्प्शन से कितनी हीट एब्जॉर्ब करिए dQ, उसका टेम्परेचर dt से बढ़ जाता है, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज dt होता है,
तो सिस्टम के यूनिट मास द्वारा एकांक द्रव्यमान द्वारा पर केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज के लिए एब्जॉर्ब हीट की जो क्वांटिटी है dQ/dt वो सिस्टम की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है. If the temperature is increased by dt by the energy absorbed in the system, then due to unit mass of the system, the increase in temperature per Kelvin for the amount of heat absorbed is dQ/dt. तो स्पेसिफिक हीट आपकी कितनी है dQ/dt, जिसे आपने C से डिफाइन किया. दो तरह की होती है स्पेसिफिक हीट. Specific heat at constant volume Cv, that is dQ/dt at constant volume is equal to du/dt, and at constant pressure Cp dQ/dt at constant pressure. तो ये आपकी हो गई स्पेसिफिक हीट दोनों. अब हम लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट. पहले हमने बोला यदि निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषण के उसके ताप में वृद्धि dt होती है तो निकाय के एकांक द्रव्यमान द्वारा प्रति केल्विन ताप वृद्धि के लिए अवशोषित ऊष्मा की मात्रा सिस्टम की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है. अब मोलर स्पेसिफिक हीट में हम ये मान लें कि यदि 1 किलो मोल पदार्थ में dt ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा dQ है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल C बराबर क्या होगी dQ/dt, जिसे आप mc से भी डिफाइन कर सकते हैं. और m आपका यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार, यानी कि द नेसेसरी अमाउंट ऑफ हीट dQ फॉर 1 किलो मोल ऑफ द सब्सटेंस द इंक्रीज टेम्परेचर dt. जो मोलर स्पेसिफिक हीट आपकी क्या है C बराबर dQ/dt. इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैपिटल CV एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कैपिटल CV dQ/dt V Cp dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर. यदि ताप और इंक्रीज़ के दौरान आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी. और यदि ताप जब वृद्धि के दौरान उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी. जनरली क्या होता है कि सॉलिड में ये होता है कि सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज से वॉल्यूम में इंक्रीज निग्लेजिबल होता है. तो इस कारण से सॉलिड में दोनों स्पेसिफिक हीट का अंतर बहुत कम होता है. तो ये आपसे 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि दोनों सॉलिड्स के अंदर दोनों स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस कम क्यों होता है. इसलिए होता है कि जो सॉलिड्स में टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज से उसके वॉल्यूम में चेंज निग्लेजिबल होता है. तो इसलिए उनकी दोनों स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है. अब लास्ट हमारी स्पेसिफिक हीट है लैटिस स्पेसिफिक हीट, जालक विशिष्ट ऊष्मा. When certain thermal energy is added to solid, then there increase in its internal energy and temperature. जब सॉलिड को थर्मल एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है तो उसके टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होती है. सॉलिड में जो इंटरनल एनर्जी में ये वृद्धि हो रही है ये 2 प्रकार से होती है. पहला तो ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कि जो ठोस में स्थित परमाणु हैं उनके साम्यावस्था के इर्द गिर्द वाइब्रेशंस के कारण जो उत्पन्न वाइब्रेशनल एनर्जी है उसमें वृद्धि होती है. तो उसके कारण टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में उसकी वृद्धि होती है. क्या नाम है आपका जो सॉलिड में इंटरनल एनर्जी में जो वृद्धि है वो किसके कारण हो रही है वाइब्रेशनल एनर्जी में इंक्रीज़ के कारण, यानी कि ठोस में स्थित परमाणुओं के साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन के कारण उत्पन्न जो वाइब्रेशनल एनर्जी है. सेकेंड होती है जो सॉलिड में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेड थर्मली टू हायर एनर्जी स्टेट. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो जाने के कारण जो इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होती है. तो कितने तरीके से हुई, एक तो हुई ड्यू टू वाइब्रेशन,
उसकी साम्यावस्था के इर्द गिर्द जो वाइब्रेशंस हैं उनके कारण जो वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल्स में एक्साइट हो जाते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के एटम में थर्मल एनर्जी, जो टोटल आपकी जो थर्मल एनर्जी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी है और लैटिस वाइब्रेशन के कारण भी है। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो किसके कारण होगी, यू लैटिस प्लस यू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम लें तो सी वी बराबर डी यू बाई डी टी, दैट इज डी यू लैटिस बाई डी टी प्लस डी यू इलेक्ट्रॉन बाई लैटिस। जो सी वी लैटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, सी वी क्या कहलाती है, लैटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड या लैटिस हीट कैपेसिटी, जालक ऊष्मा धारिता। तो जो लैटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स है वो किस किस के कारण है, ड्यू टू लैटिस एंड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जनरली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर क्रिस्टल की स्पेसिफिक हीट में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। तो जो ये स्पेसिफिक हीट है ये सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन के कारण ही है। तो जो लैटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम सॉलिड्स में सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन के कारण ही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ क्रिस्टल है इज ओनली ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस इन द लैटिस, दैट इज ओनली द लैटिस स्पेसिफिक हीट इज टू कंसीडर्ड। देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी बराबर क्या होगा, सी लैटिस। तो वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कारण हो गई। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए टोटली ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशंस होगी। तो ये है आपकी स्पेसिफिक हीट और फोनोन। नेक्स्ट टर्न पे हम ड्यूलोंग पैटेट्स लॉ, आइंस्टीन मॉडल, डेवाई मॉडल, ये सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।